ग्रेविटेशन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन, फ्लूइड एटसेट्रा, मैकेनिक्स पार्ट 2। अब देखिए, ग्रेविटी के बारे में सबको ऐसा लगता है कि न्यूटन ने देखा एप्पल गिरा तो ग्रेविटी ढूंढ ली। ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले लोग बेवकूफ थे, उनको समझ में नहीं आता था कि नीचे क्यों गिरती हैं चीजें। सबको पता था कि ग्रेविटी होती है, सबको पता था कि अर्थ चीजों को पुल करती है। तो ऐसा नहीं था कि एप्पल गिरा तब न्यूटन जैसा ब्रेन तब सोच पाया कि अरे अर्थ खींचती है। ठीक है, पहले ये समझिए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें ये बनी कि 300 बिफोर क्राइस्ट उस समय पे लोगों का कॉन्सेप्शन ये था ग्रेविटी के लिए कि लोगों को समझ में तो आता था चीजें अपने आप गिर रही हैं, तो समझ में आ रहा है कोई चीज पुल कर रही है। तो उस समय कॉन्सेप्ट जैसे कोपरनिकस, उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया और काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि दरअसल अर्थ अट्रैक्ट नहीं करती। उन्होंने कहा हर चीज की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है जाने की। तो उन्होंने कहा मैटर जो होता है, मैटर की टेंडेंसी अर्थ के सेंटर पे आने की है। क्यों? इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा हर चीज की एक टेंडेंसी होती है, जैसे लाइट की टेंडेंसी आप जलाओगे तो दूर जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हर मैटर की टेंडेंसी अर्थ के सेंटर पे जाने की है, ये ऐसे। और मैटर की टेंडेंसी अर्थ के सेंटर पे जाने की है, और यहां पे जैसे फायर की टेंडेंसी अवे फ्रॉम सेंटर जाने की। सही बात है, जैसे आग जलाई, आग ऊपर की तरफ चली गई, तो उन्होंने कहा फायर की टेंडेंसी अवे जाने की है, गैस की टेंडेंसी अवे जाने की है, मैटर की टेंडेंसी टुवर्ड्स द अर्थ आने की है। ठीक है, तो इन्होंने ये जस्टिफाई किया। ठीक है, तो अब जस्टिफिकेशन ये करना था कि अगर अर्थ ऐसे पुल कर रही है और फायर ऊपर जा रही है एक्सेट्रा, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, बस ये कहा कि ऐसा होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, क्यों? नेचुरल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही उन्होंने कहा ये नेचुरल प्रॉपर्टी थी। इनके साथ के कलीग थे, उन्होंने एक और बात कही कि आप जो कह रहे हैं ये फायर ऊपर जाती है या ये सब, कुछ ऊपर नहीं जाता, हर चीज नीचे ही आती है। तो इन्होंने इसको कैसे जस्टिफाई किया? तो इन्होंने बायोसी टर्म को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये एयर है। हाँ, तो बायोसी टर्म ऐसे डिफाइन किया कि एयर ऊपर कैसे जाती है। तो कहा कि ये हैवी ऑब्जेक्ट है, दरअसल एयर भी नीचे आती है, हैवी भी नीचे आता है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से नीचे आ गया तो एयर ऊपर चली गई। पहले ये कॉन्सेप्शन था कि एयर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, तो एयर की टेंडेंसी ऊपर जाने की। तो उन्होंने कहा एयर की भी नीचे जाने की है, लेकिन जो भारी ऑब्जेक्ट है उनकी टेंडेंसी ज्यादा नीचे जाने की है, तो उन्होंने एयर की जगह ढूंढ ली। एयर की जगह ये आ गए तो एयर को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये पुश करते जा रहे हैं इनको। लेकिन इससे नया एक और कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सीलरेट करते हैं और लाइट ऑब्जेक्ट कम एक्सीलरेट करते हैं। तो इस समय नई थ्योरी निकल के आई कि जो जितना भारी होगा वो उतना तेज एक्सीलरेट करेगा। और ये काफी दिनों तक लोग ये मानते रहे कि भारी चीज का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, हल्की चीज का कम होगा। लोगों ने कम हाइट पे एक्सपेरिमेंट किया होगा तो पता नहीं चला, किसी ने ऊपर की हाइट पे शायद एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और किया तो मान लिया एयर का फ्रिक्शन एटसेट्रा है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। फिर कई सालों बाद सन 1600 में गैलीलियो ने जाके कहा कि नहीं, सभी चीजें बराबर एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करती हैं। दरअसल दिक्कत क्या थी कि उस समय कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं था। टाइम कैसे मेजर करें ये किसी को नहीं पता था। गैलीलियो ने टाइम मेजर किया अपनी पल्स से, हाथ की पल्स से उन्होंने ऐसे किया और उस पर इंक्लाइन प्लेन पे चीजें रोल कराई, एक छोटी और एक बड़ी चीज, और हाथ की पल्स से काउंट किया, और काउंट किया तो पता चला कि दोनों एक साथ नीचे गिरी। कहते हैं कि उन्होंने काफी हाइट से, मतलब समझ गया ना, कि बहुत हाइट से उन्होंने दो चीजें फेंकी थी, नीचे गिराई थी। तो सही है नहीं है पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि दो बॉल रोल कराई थी अलग अलग साइज की, और दोनों एक साथ जमीन पर पहुंची, तो उन्होंने कहा ग्रेविटी बराबर एक्सीलरेट कर रही होगी। ठीक है, फोर्स ऑब्वियसली अलग अलग है लेकिन एक्सीलरेशन दोनों का सेम है। तो उन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया कि हर चीज पे एक्सीलरेशन बराबर होता है। अब दिक्कत ये और थी उस समय कि फोर्स का क्राइटेरिया नहीं था
कि फोर्स आखिरकार ma होता है, यह किसी को नहीं पता था। फोर्स को न्यूमेरिकली किसी ने डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए ये नहीं कह पा रहे थे कि इस पर फोर्स बराबर लग रहा है, ग्रेविटी डिफरेंट है, एटसेट्रा, भगवान जाने। तो लोग टाइम पे क्यों नहीं आते? मुझे तो ज्यादा कैसे हो गया, चलो जल्दी जाओ, उधर पहुंचो। तो एनीवे इन्होंने, गैलीलियो ने बहुत सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि सभी बराबर इनसे एक्सीलरेट करते हैं। तो दरअसल एक्सीलरेशन का नोशन या एक्सीलरेशन बहुत पहले इजाद हो गया था। एक्सीलरेशन लोग जानते थे, वेलोसिटी लोग जानते थे, एनर्जी लोग जानते थे, लेकिन फोर्स और एनर्जी अलग अलग है, ये किसी को पता नहीं चलता था। ऐसा लगता था जो फोर्स है वही एनर्जी। न्यूमेरिकली किसी के साथ कुछ चीज डिफाइन ही नहीं की गई थी। ये समझ में आता था कि कोई भारी ऑब्जेक्ट जा रहा है सेम वेलोसिटी से, एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक हल्का ऑब्जेक्ट, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा लगता था कि हमें इसकी एनर्जी ज्यादा है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। ऐसा भी लगता था कि इस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन वेलोसिटी, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कितना लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकली वो डिफाइन नहीं था। ठीक है, हाँ, इसी के साथ केपलर, इन्होंने काफी खतरनाक काम किया इसमें। केपलर ने ग्रेविटी में जितने प्लैनेट्स हैं सभी प्लैनेट की स्टडी की और टाइम पीरियड कुछ फॉर्मूले बनाए। उन्होंने कहा टी स्क्वायर, हम प्रूफ देखेंगे आगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये सन है, ये इससे आर पे। हाँ चलो, तो केपलर ने प्लैनेटरी मोशन की स्टडी की और उन्होंने बताया कि टाइम पीरियड वाइम पीरियड बहुत सारे 2-3 लॉ निकाले। उन्होंने कहा चीजें एलिप्स में घूमती हैं, कहा अर्थ भी एक एलिप्स में घूम रही है, मरकरी एलिप्स में घूम रही है, सब कुछ एलिप्स में घूम रही है, ये फॉर्मूले। लेकिन उनके पास इनका प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस करके, प्रूफ तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने रिलेशन निकाल दिया था। तो उन्होंने काफी बड़ी डिस्कवरी की एक तरीके से, लेकिन मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी न्यूटन ने की। तो दरअसल न्यूटन के पहले यह पता हो चुका था कि ग्रेविटी है, चीजें घूम रही है, एटसेट्रा सब। न्यूटन पे जो एप्पल गिरा था उसका यह था कि एप्पल से उन्होंने यह अंदाज लगाया कि एप्पल रखा हुआ था, टूट गया, अचानक गिर गया, इसका मतलब अर्थ इसको पुल कर रही है, तो मून क्यों नहीं गिर जाता? तो अर्थ मून को भी पुल कर रही होगी शायद। तो उन्होंने कहा मून रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है तो मून को सेंट्रीपिटल चाहिए, तो अर्थ इसको खींच रही होगी। तो यह कहा कि सिर्फ अर्थ मून को नहीं खींच रही है, दुनिया की हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को खींच रही। न्यूटन ने यह कहा था। केपलर वगैरह को यह पता नहीं था कि ग्रेविटी का अट्रैक्शन है क्या है, बस यह पता था कि इतने घूम रहे हैं, ये इनका टाइम पीरियड है। समझ गए? तो दो चीजें पता नहीं थी, एक तो मैथमेटिकल मॉडल नहीं पता था कि आखिरकार फोर्स क्या है और क्या रिलेशन है, दूसरा यह पता नहीं था कि ये ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, कि जो हम अर्थ पे ग्रेविटी फील करते हैं वही ग्रेविटी ये है। तो न्यूटन ने यह कहा कि जो आप अर्थ पे नॉर्मल ग्रेविटी की बात करते हो, ये ग्रेविटी हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, और यही ग्रेविटी है जिस वजह से स्टार्स के अराउंड प्लेनेट या प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रही है। और कमाल की बात थी कि न्यूटन ने अपनी, आपको याद होगा शायद पता होगा, कैलकुलस भी न्यूटन ने यही बनाया है मैक्सिमम। तो न्यूटन ने अपनी मैथमेटिक्स डेवलप की, मतलब उसे कैलकुलस कहते हैं, और उस कैलकुलस की मदद से उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स और सब डिफाइन किए और उन इंटीग्रेशन करके ऑर्बिट एलिप्टिकल निकाली, और केपलर ने जो रिजल्ट निकाले थे सबके सब प्रूव करके दिखा दिए। ठीक है, उसमें भी एक सरप्राइजिंग चीज थी, ये थी कि न्यूटन ने यह भी कहा कि उस समय प्लूटो प्लैनेट नहीं था, मतलब पता नहीं था प्लूटो नाम की कोई चीज है, क्योंकि डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, लेकिन यूरेनस की थी, और यूरेनस की जो ऑर्बिट थी उसमें कहीं कहीं चेंजेस आ रहे थे। तो न्यूटन ने कहा पक्का इसके बगल में एक और प्लैनेट है, जिस प्लैनेट की वजह से इसकी ऑर्बिट बदल रही है, कि इसकी ऑर्बिट स्टेबल नहीं है। जैसे अर्थ की ऑर्बिट फिक्स है, उसकी ऑर्बिट फिक्स नहीं थी, हर बार बदल रही थी, तो कहा उसके नेबरहुड में कोई प्लैनेट होगा, जो तब तो नहीं ढूंढा, लेकिन कुछ सालों बाद वो प्लैनेट मिल गया। तब इसको बहुत ही तवज्जो मिली न्यूटन के मॉडल को, कि जो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो वाकई में निकल आया। यह दिक्कत मरकुरी की ऑर्बिट के साथ भी थी। मरकुरी की ऑर्बिट भी ऐसी होती है, ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है। ये मरकुरी की ऑर्बिट के साथ भी एक दिक्कत है कि ये ऑर्बिट घूमती रहती है। केपलर लॉ के हिसाब से वो ऑर्बिट फिक्स हो जानी चाहिए,
मरकरी के हिसाब से ऑर्बिट घूम रही है, तो कहा हो सकता है आसपास के प्लेनेट का रोल हो, लेकिन कहा आसपास के प्लेनेट तो इतने दूर है कि इतना बड़ा असर नहीं ला सकते। तो उस समय यह थ्योरी आई, जो कि कुछ सालों तक रही, कि शायद यहां भी कोई एक प्लेनेट मौजूद है। वल्कैन नाम का एक प्लेनेट कहा किसी साइंटिस्ट ने कि एक प्लेनेट जो यहां है हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा गया, कई सालों तक देखा, लेकिन कभी भी उस प्लेनेट को ढूंढ नहीं पाए, जिससे यह पता चला कि वजह शायद कुछ और है। और इसकी ऑर्बिट में बदलाव की वजह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में गड़बड़ी होना है, लेकिन वो गड़बड़ी इतनी माइनर है कि हम कभी पता नहीं कर पाते। दरअसल इस ऑर्बिट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, वो अपने सिलेबस में नहीं है, उससे उन्होंने ग्रेविटी बताई कि ग्रेविटी आखिरकार क्या है। उन्होंने कहा ग्रेविटी कुछ नहीं है, ग्रेविटी नॉर्मली ये है जो आप स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करते हो वैसे ही ग्रेविटी है। कैसे कि आपका अगर ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, बेहतर है ऑब्जेक्ट की जगह मैं लिफ्ट ले लूं, ए से जा रही है, तो आप यहां पे एक इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सपीरियंस करोगे ए की। तो उन्होंने कहा यही स्यूडो है, जो ये स्यूडो आया ये इसके यहां रहने वाले पर्सन के लिए ग्रेविटी है। यहां वाले पर्सन कभी नहीं बता पाएंगे कि वो ग्रेविटी है कि वो स्यूडो है। अंदर वाले पर्सन को थोड़ी ना कभी पता चलने वाला है कि वो ग्रेविटी है कि स्यूडो है। पक्का समझ गए? इसका मतलब अगर कोई चीज जी से रिटार्ड कर नीचे गिर रही है जी से, तो अंदर ग्रेविटी जीरो है, तो अंदर रहने वालों को पता थोड़ी ना चलेगा कि ये एक्सीलरेशन की वजह से जी जीरो है कि हम वाकई में ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो उन्होंने कहा जैसा आप अंदर वाला पर्सन नहीं बता सकता कि वाकई में ग्रेविटी जीरो थी कि वाकई में ग्रेविटी है, तो उन्होंने कहा कि ये ग्रेविटी कुछ और नहीं, हमारा फ्रेम एक्सीलरेट होने की वजह से है। समझ गए? अब मुद्दा यह है एक्सीलरेट कौन कर रहा है फ्रेम को, तो वो उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम कर्वेचर बदल जाता है, बस कुछ होता है। ठीक है, वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम के कर्वेचर, हर ग्रेविटी, अगर कोई प्लेनेट है उसकी ग्रेविटी स्पेस टाइम कर्वेचर को बदलती है। जैसे अगर कर्वेचर हम ये मान रहे थे कि ये स्पेस टाइम है और ग्रेविटी की वजह से ये बदल गया, तो हम मान रहे थे कि सेम टाइम वाला पार्टिकल अगर वेलोसिटी से छोड़ दिया तो सीधे जाएगा, ये कह रहे हैं सीधे नहीं मुड़ेगा। बस ऐसा कुछ है जो स्पेस टाइम फैब्रिक मूवीज में यूज करते हैं, इंटरस्टेलर में यूज किया, बहुत सारी मूवीज में यूज करते हैं कि जहां ग्रेविटी अच्छी खासी होती है वहां स्पेस टाइम बदल जाता है। तो बस ये कुछ और नहीं, एक अनादर थ्योरी है जिससे एक्सप्लेन होता है कि ग्रेविटी कैसे पैदा हुई। अभी समझ सकते हो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिंपली ये है कि एक्सीलरेटिंग फ्रेम में जो स्यूडो एक्सपीरियंस करते हैं वही ग्रेविटी है। तो एक तरीके से हर प्लेनेट एक तरीके से एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अब हम पहले न्यूटन की थ्योरी समझेंगे, और एक्चुअली ग्रेविटी का कॉज अभी भी पूरी तरीके से समझ में आया नहीं है। इवन ये आइंस्टाइन की थ्योरी खुद इतनी खतरनाक है कि आइंस्टाइन खुद कई बार कंफ्यूज हो गए थे, उसमें खुद की थ्योरी में खुद ही कंफ्यूज हो गए थे। अब देखिए न्यूटन ने जो फॉर्मूला बनाया G m1m2/r², बड़ा आसान था ये सोचना। दरअसल 1/r² ये न्यूटन के पहले भी प्रपोज किया जा चुका था। ये न्यूटन ने पहली बार 1/r² नहीं ढूंढा था। ऑब्वियसली न्यूटन जीनियस थे, लेकिन इतने नहीं कि सब चीज खुद ही कर लें, बहुत सारे साइंटिस्ट का सपोर्ट था। तो कुछ साइंटिस्ट ने 1/r² निकाल दिया था, लेकिन यह पता नहीं था कि मासिस मासिस का रोल आने वाला है। न्यूटन ने यह कहा कि हर मास हर दूसरे मास को अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लीजिए यहां 4 मास होते, यहां 3 मास होते, इसने इसको पुल किया, इसने इसको पुल किया, इसने इसको पुल किया, इसने इसको पुल किया, इसने इसको, इतने कितने फोर्सेस आ जाएंगे ऐसे? 12। और 12 क्या है? इसके 4 मास था, इसका मास है, तो आखिरकार मासेस का प्रोडक्ट ही तो हुआ। ये फील आया? एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अनदर मास। तो हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां 4m था, यहां 3m है, तो 12m का इफेक्ट आ गया। तो एक तरीके से मास मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसकी हिंट कि m1 m2 का प्रोडक्ट क्यों आया। r² पहले से पता चल चुका था कि 1/r² पर डिपेंड करता है। तो G m1 m2/r² और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
ठीक है, जो कि कुछ दिनों बाद निकलेगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दरअसल लगभग 100 या 50-60 साल बाद निकला था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि न्यूटन ने ये रिलेशन निकाल दिए थे कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है ये नहीं निकाला था। ठीक है, चलो, तो शायद इसकी हिंट लग गई होगी कि उन्होंने कैसे सोचा। उन्होंने कहा हर बॉडी दूसरी बॉडी को खींच रही है, तो m1 इंटू m2 1/r²। हिंट लग गई थी, और लगनी भी थी कि ये तो सही था 1/r पे n आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ ग्रेविटी को कम होना चाहिए, तभी दूर की चीजों का असर खत्म हो गया है। तो ये तो समझ में आ रहा था, n की वैल्यू 2 किसी और साइंटिस्ट ने ढूंढ दी थी। एनीवे, ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ये फोर्स था। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि G m1 m2 बाय r², ये फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह नहीं है कि कभी रिपल्सिव कभी अट्रैक्टिव, हर हाल में ये फोर्स अट्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मास टाइप की चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हर हाल में ये मास अट्रैक्टिव होगा, चाहे मास कैसा भी क्यों ना हो। दूसरा, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ट्रू फॉर पॉइंट मासेस। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ट्रू है, लेकिन एक स्पेशल केस में भी ट्रू है, एंड फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक मासेस एज वेल, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। ये क्यों है ये हम अभी नहीं बताएंगे, ये 12th में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल के लिए कैसे सही आ गया। पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला दिया था, लेकिन ये स्फीयर के लिए भी ट्रू है, इतना याद कर लो। मतलब एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इन दोनों के बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस r है, तो इन दोनों पे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, और ये फोर्स आएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय r², बशर्ते दोनों स्फीयर हो। तीसरा, इट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की मीनिंग समझते हो? वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट होगा, या फिर क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। कंजर्वेटिव की दो मीनिंग है कि A से B वर्क डन फ्रॉम A टू B पाथ 1 का और पाथ 2 का बराबर है। या तो हम ऐसे लिखें, या इसी में यह कहें कि क्लोज लूप का वर्क डन 0 है। दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों स्टेटमेंट सेम है। क्यों? यहां से यहां गए और ये दो आपस में बराबर कर दिए, और यही मैं क्लोज लूप में चला जाऊं, क्लोज लूप में चला जाऊं तो वर्क डन 1 और यहां वर्क डन 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसे गया तो वर्क डन पॉजिटिव है, ऐसे गया तो नेगेटिव है, और लूप में आंसर 0 है तो दोनों बराबर, और ऐसे भी बराबर थे, तो दोनों स्टेटमेंट सेम है कि वर्क डन इन क्लोज लूप 0 है या पाथ इंडिपेंडेंट है, दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो ये तीसरा कंजर्वेटिव। चौथा, दरअसल ये वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके मुकाबले काफी ताकतवर है, न्यूक्लियर फोर्स और भी ताकतवर है, लेकिन वीकेस्ट बट लॉन्ग रेंज, काफी कमजोर है, एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग समझ में आया? इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह नहीं है कि सिर्फ चार्जेस के बीच में लगेगा, ये सबके बीच में लगेगा, चाहे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स काफी बड़े डिस्टेंसेस पे भी काम कर रहा है, लाइट ईयर्स पे भी, और वीकेस्ट सबसे कमजोर है। ठीक है, इतना कमजोर कि हम डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट के बीच की ग्रेविटी निगलेक्ट कर देते हैं। अब यहां हम दो पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे, ये दो। ठीक है, ऑब्वियसली एक और, फॉलोज सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन का मतलब बड़ा आसान सा, हाँ जो सोच रहे हो ये कि मुझे इस पर फोर्स निकालना है और दो मासेस हैं, तो इसका निकालो, रिजल्टेंट ले लो। सुपरपोजिशन समझ में आया?
कि एक मास पे अलग अलग मासेस की वजह से टोटल फोर्स निकालना है तो इंडिविजुअली निकालो और जोड़ दो, और ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर है तो वेक्टर की तरह जुड़ेगा। एग्जाम्पल 1, मास m, मास कैपिटल M, कैपिटल M, ये डिस्टेंस x a a, फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल m। ये नीचे के दोनों मैंने फिक्स्ड मान लिए कि ये फिक्स्ड है और ऊपर वाले पे फोर्स निकालना है, तो ऑब्वियसली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। इसकी वजह से हम इस पे निकाल सकते हैं, इसकी वजह से इस पे निकाल सकते हैं, तो इस पे फोर्स आएगा F और बिकॉज ऑफ सिमेट्री इस पे भी आएगा F। ये समझ में आया? ये x है और अगर मैं ये थीटा ले लूं, ये थीटा ले लूं, तो F नेट कितना आया? 2F cos थीटा। पक्का समझ में आया? F इधर तो रिजल्टेंट नीचे आ गया 2F cos थीटा, और वो भी नीचे क्योंकि वेक्टोरियल समेशन करना है। F की वैल्यू कितनी है? F क्या माना था हमने वेरिएबल इन दो के बीच का? तो F की वैल्यू GMM बाय ये डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस GMM बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है? x बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आंसर आया 2GMM a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू एक्स, ये टोटल फोर्स आया। और सही बात है, वेरीफाई करते हैं। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 है, और x इक्वल टू 0 पे ये मिड पॉइंट पे आएगा और दोनों अट्रैक्शन कर जाएंगे, और x इक्वल टू इंफिनिटी पे ऊपर भी इंफिनिटी बनेगा लेकिन नीचे पावर ज्यादा है। x काफी बड़ा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसी को मैं कहूं x काफी बड़ा है a से। इसका मतलब 2GMM बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू एक्स, दिस कैन बी निग्लेक्टेड। अब जरा देखते हैं क्या बनाए 2GMM। ये अगर निग्लेक्ट कर दिया तो ये x क्यूब लिखा है, ये x लिखा है, ये x स्क्वायर लिखा है। अब ये जस्टिफाई करो, समझेगा? जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये दो मासेस यहां बनाए, ये मास काफी दूर है, ये बहुत दूर मास रखा है, ये दो मासेस ऐसे थे और वो बहुत दूर रखा है, तो अब इनकी वजह से फोर्स निकालता तो इन दोनों को एक सिंगल मास मान लूं। सोचिए कि मासेस ऐसे 3-4 रखे होते, ये इतने मासेस हैं और हम बहुत दूर निकाल रहे हैं, बहुत ही दूर, तो हम इन सभी को कंबाइंड एक पॉइंट मास मान सकते हैं। आ गया समझ में? कि काफी दूर निकालोगे तो सबको पॉइंट मास मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उनकी डायमेंशन इस डिस्टेंस के मुकाबले नेग्लिजिबल, तो ये बनना इत्तेफाक नहीं था। पक्का समझ गए? लार्ज डिस्टेंस पे ये दोनों, क्योंकि ये बहुत दूर रखा है, सिंगल पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर x 0 है तो आंसर फोर्स 0 आया, और हम इसमें भी कन्विंस्ड हैं। समझ गए? कन्विंस्ड है कि सही बात है, x 0 होगा तो ये और ये आपस में अट्रैक्शन कर जाएंगे, नेट फोर्स 0 होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, इसी केस में अगर ये वेलोसिटी 0 है और मैंने इसको रिलीज कर दिया, मैंने इसको यहीं से छोड़ दिया, ये दोनों फिक्स है, क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स नीचे आएगा, ये और नीचे आएगा, फोर्स आएगा, लेकिन यहां फोर्स 0 है, तो क्या यहां रुक जाएगा? क्योंकि तब तक वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी आ चुकी है, लेकिन अब ये इधर आया, लेकिन अब फोर्स ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी इधर है, कमजोर होती जाएगी, कभी ना कभी रुकेगा, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री उतना ही डिस्टेंस यहां रुकेगा, लेकिन रुका हुआ रह नहीं पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, फोर्स 0 नहीं है, तो वापस आएगा और ये ऑक्सीलेट करेगा। वो ऑक्सीलेशंस वगैरह कैसे होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक में देखेंगे, ठीक है? फिलहाल एक इतना फील रखिए कि इसको अगर छोड़ दिया होता तो ये ऑक्सीलेट करने लगता, और ये फील लाइए, ये बहुत जरूरी है। ये जब भी आप कोई फिजिक्स में रिजल्ट निकालते हैं
तो हम जनरली स्पेशल केस के लिए बात करते हैं, सो दैट हम बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाएं कि बात सही चल रही है। और दो स्पेशल केस देखे, x0 और x काफी लार्ज। इसका मतलब ये फॉर्मूले में तीसरा करेक्शन हम ये समझ सकते हैं कि या तो स्फेरिकल हो, या पॉइंट मास हो, या आप जहां निकाल रहे हो वो बहुत दूर हो, तो आप gm1m2/r² लगा सकते हो। अब देखते हैं एग्जांपल 2 में, मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो दे रखी, या मास m मान लो, चल यहां से डिस्टेंस x पे, x डिस्टेंस पे या 2r पे निकालना था हमें। एक मास ये रखा है, फाइंड फोर्स ऑन m। अब देखिए, मान लेते हैं ये अगर डिस्टेंस x होता, एक मिनट, अब अगर x काफी बड़ा होता रेडियस r से, तो फोर्स निकालने की शायद जरूरत तो थी नहीं हमें। क्या आएगा? gmm/x²। बिना सॉल्व किए हमने कहा आंसर ये आएगा। लेकिन कब? जब ये डिस्टेंस काफी बड़ा होगा इसकी ज्योमेट्री से, तो हम पूरे को पॉइंट मास मान लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इफ x इज कंपेरेबल, तो दिक्कत क्या हुई इसमें कि ये स्फीयर तो है नहीं कि हम इसको सेंटर पे रखा हुआ मान लें, लेकिन हम जानते हैं स्फीयर भले नहीं है, लेकिन स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन जरूर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया होगा, सेंटर ऑफ मास में किया होगा, कि हम इसको मान सकते हैं एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा स्फीयर है। और हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब भी काम करता है, तो हम इस क्वेश्चन को मानेंगे एक ऐसा है और एक ऐसा है। और ये अगर स्मॉल m है तो ये 8m है। m 8m समझ आया? इसका वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम 8v है, क्योंकि रेडियस डबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मास m 8m, लेकिन खास बात -m। अब जो x दे रखा है वो यहां से, और यहां से ये x -r/2 है। x तो यहां से था, इसके सेंटर से x -r/2 है। मास ये है, इसने इसको अट्रैक्ट किया, लेकिन शायद समझ गए होंगे इसने इसको रिपेल किया। रिपेल समझ में आया? नेगेटिव मास है। इससे ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा पहला पॉइंट गलत हो गया है कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कि आपको ये तो रिपल्सिव मिल गई। ये तो हाइपोथेटिकल है, असली में थोड़ी ना है ऐसा। हम ये कह रहे हैं अभी भी गारंटीड रिजल्टेंट F1 बड़ा आएगा F2 से। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ये बड़ा निकल जाए, बड़ा वही निकलेगा। वजह, मान लो हम ऐसे नहीं करते सुपरपोजिशन इस टाइप का, हम ये करते हर पॉइंट मास का अट्रैक्शन निकाल के जोड़ देते, तो इसको ढेर सारे पॉइंट मास में तोड़ते, हर पॉइंट का अट्रैक्शन निकालते, तो जब सभी अट्रैक्शन आते तो नेट तो अट्रैक्शन आएगा, कि हर पॉइंट मास इसको अट्रैक्ट करता तो अट्रैक्शन आएगा। पक्का समझ गए? तो हम कन्विंस्ड हो गए कि पक्का F1 F2 से बड़ा आएगा। और जो हमने बात की थी वो नेट अट्रैक्शन फोर्स की थी। नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, वाकई में अट्रैक्टिव है। क्लियर? ये तो बस सॉल्व करने का एक तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नेगेटिव मास ढूंढ लिया है। ये सॉल्व करने का एक जुगाड़ है। और ये क्यों बनाया? क्योंकि स्फीयर के लिए आंसर हम लगा सकते थे, इसके लिए नहीं लगा सकते, ये स्फीयर नहीं है। तो नेट फोर्स कितना हो गया हमारा? F1 माइनस F2। F1 G8m/x²। F2 कितना है? Gm x माइनस r/2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं Gm/x² कॉमन ले लू। ओके, दोनों जगह। एक्चुअली ये भी m ले लिया मैंने, ये भी m ले लिया, m डैश कर देता हूं। ठीक है, m डैश इंटू m, 8 माइनस 1/1 माइनस r/2x का होल स्क्वायर। पूरा ये कॉमन ले लिया मैंने, 8 यहां छोड़ा, x² चूंकि कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर में से, तो यहां से x² बाहर निकलेगा,
1 माइनस आर बाय 2x का होल स्क्वायर। पक्का? तो ये हमारा नेट, लेकिन मुझे m डैश की वैल्यू रखनी है, तो 8m डैश माइनस m डैश इक्वल टू कैपिटल M। ये आया समझ में? मैंने मास किसका दिया था? बचे हुए हिस्से का। तो जो मैंने वैल्यू दे रखी है वो 8m डैश माइनस m डैश की वैल्यू है, दैट इज कैपिटल M बाय 7। और कैपिटल M बाय 7 यहां छापो तो G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r बाय 2x होल स्क्वायर। ऐसा करने की वजह थी उस फॉर्म में आंसर लिखने की, क्योंकि मैं इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूं। अगर x काफी बड़ा हुआ r से, अगर x काफी बड़ा हुआ r से, तो r बाय 2x निपट जाएगा। ये चीज 0 है, ये 8 माइनस 1 लिखा है, 7 है, और 7 से, उस 7 से ये 7 कट गया, m डैश की वैल्यू कैपिटल M बाय 7। उस 7 से ये 7 कट गया, तो आंसर GMM बाय x स्क्वायर आया। बनना ही था, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। उम्मीद है अप्रोच समझ में आ गई होगी। तो हम सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं, हमारे पास टूल क्या था कि स्फीयर के लिए हम लगा सकते हैं, और ये स्फीयर नहीं था तो हमने स्फीयर में तोड़ दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया था अपना कितना? GMM बाय 7x स्क्वायर 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r बाय 2x का होल स्क्वायर। लेकिन दिक्कत क्या है कि जरूरी तो नहीं कि हर चीज स्फीयर में टूट ही जाए, जैसे कि यहां स्फीयर में टूट गया, तो क्वेश्चन में जुगाड़ थी। और अगर नहीं टूटता है तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम डिटेल में आगे जब 12th शुरू होगा तब मैं इंटीग्रेशन से ही शुरुआत करूंगा। तो अभी हम डिटेल में इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन लूंगा छोटा सा। जैसे ये मास m है, लेंथ l है, ये मास स्मॉल m है। इस रॉड और इसके बीच में हमें फोर्स निकालना था, ये डिस्टेंस a दे रखा। तो कॉमन इंट्यूशन ये लगता है GMM बाय a प्लस l बाय 2 का होल स्क्वायर। ये लगता है कि हम इसके सेंटर पे मास मान लें और GMM बाय r स्क्वायर लगा दें। लेकिन पूरा मास सेंटर पे मानना सिर्फ स्फीयर के लिए सही है और किसी के लिए नहीं। मान लेते हैं ये सही होता। ठीक है, तो हम अगर ये पूरा मास सेंटर पे मान सकते, मान लीजिए हम रिंग का आंसर निकालना है। ये एक रिंग है जिस पे मास m है, इस मास पे हम फोर्स निकालना है। ठीक है, किसी x डिस्टेंस पे। तो हमने कहा इसको सेंटर पे रख दो, तो m आ गया, और हमने निकाला GMM बाय x स्क्वायर। हमारा फोर्स ये आया। पहली बात तो बिल्कुल सही है अगर x लार्ज है, x अगर लार्ज है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वाकई में मान सकते हैं उसमें। लेकिन x स्मॉल है, मान लीजिए तब भी ट्रू होता। तो जरा x को 0 को अप्रोच करिए। x जब 0 होता, x 0 होता तो ये इसके सिर पे रखा होता, बिल्कुल सेंटर पे रखा होता। ये मास भी सेंटर, ये मास भी सेंटर, डिस्टेंस हो गया 0, फोर्स आ गया इंफिनिटी। लेकिन एक्चुअली यहां रखिए, कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मैं m यहां रख दूं तो सभी ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट हो जाएंगे। कॉमन सेंस तो हमारा ये कह रहा है कि सेंटर पे रखने पे आंसर 0 आएगा, जबकि अगर हम मास सेंटर पे मान ले रहे हैं तो इंफिनिटी आ जा रहा है। पक्का समझ गए? मतलब गलत है। ये समझ में आया? मतलब गलत है। ठीक है, इससे एक और बात पता चल रही है कि गलत सिर्फ ये नहीं है, गलत ये स्फीयर वाला पार्ट भी होगा कि अगर मैं स्फीयर में भी यही लॉजिक यूज करूं, ये m है, ये m है, और ये m उठा के इसके सेंटर पर रख दो, ये m उठा के इसके सेंटर पर रख दो। मैंने अभी कहा कि आप इसको सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हो, तो आपने इधर m माना, ये सेंटर पर रख दिया, तो डिस्टेंस हो गया 0, फोर्स हो गया इंफिनिटी। जबकि हम जानते हैं कि सेंटर पे ग्रेविटी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे पुल कट जाएंगे। इसका मतलब इसमें भी एक लूप होल है कि स्फीयर को सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं जब हम बाहर कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमेशा नहीं।
अंदर कैलकुलेशन करने के लिए कुछ और जुगाड़ है, कुछ देर बाद पता चलेगी। अंदर कैलकुलेशन जब करेंगे तो कुछ और है, स्फीयर का नेचर बदल जाएगा। तो जो हम स्फीयर को सेंटर पे रखा हुआ मान ले रहे हैं वो बाहर के कैलकुलेशन के लिए, अंदर के कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये मास जितना अंदर जाता ग्रेविटी उतनी बढ़ती, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। जबकि क्या होता है, अंदर जाने पे ग्रेविटी कमजोर हो जाती, ग्रेविटी यहां मैक्सिमम होती है। बाहर गिरती है, कॉमन सेंस है, अंदर गिरती है, कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन गिरती है। और अगर हम सेंटर पे अभी भी मान लें तो अंदर जाने पे भी ग्रेविटी बढ़नी चाहिए। हां, तो फिलहाल ये समझिए कि हमेशा सेंटर पे रखा हुआ होना सही नहीं है। तो उम्मीद है पहली चीज कंफर्म है, बहुत दूर कैलकुलेशन कर रहे हो तो सेंटर पे रखा हुआ मान लो, पहली चीज। दूसरी, अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं और बाहर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेंटर पे रखा हुआ मान लो। बाकी किसी के लिए सेंटर पे रखा हुआ नहीं मान सकते, जैसे इसमें गड़बड़ हो गया, ऐसे हर जगह गड़बड़ हो जाएगा, इसमें गड़बड़ हो गया, हर जगह गड़बड़ हो गई। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक ये वही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन के लिए मास हम सेंटर पर नहीं मान सकते। जैसे मास सेंटर पे माना गलत आया, लेकिन इट डजंट मीन कि हमेशा गलत आएगा। इस बार सही आया, इस बार सही है, लेकिन इस बार गलत है, इस बार भी गलत है, जीरो आ जाएगा। तो कभी सही है, मैक्सिमम जगह गलत है, एक आध स्पेशल केस में सही निकल आएगा। और सही कब निकल रहा है, जब हर मास आर डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम चीज नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे ये करना था, सेंटर पे मान नहीं सकते, गलत है क्योंकि स्फीयर नहीं है, ठीक है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा हमारा पॉइंट मास, क्योंकि इसको स्फीयर में तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको छोटे छोटे पॉइंट मास में तो तोड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमसे नहीं होता। इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दूं, अब हर मास एक पॉइंट मास है, मतलब डिवाइड एंड रूल। ये इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम यहां से x डिस्टेंस पे ये मास मान लें, समझ गए। x कहीं से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे x मैंने यहां से लिया, ये लेंथ dx है, ये मैंने dm लिया। इस dm और इस कैपिटल M, इन दोनों के लिए d कैपिटल M कर देता हूं, ये स्मॉल है। इन दोनों के लिए तो मैं न्यूटन्स लॉ लगा सकता हूं, ग्रेविटेशन वाला, क्योंकि दोनों पॉइंट मास है। तो इन दोनों पे जो फोर्स आएगा वो भी काफी छोटा आएगा, छोटा मास छोटा फोर्स, तो मैं उसे F नहीं dF नाम दे रहा हूं। और dF की वैल्यू कितनी है, gm dm अपॉन एक्स स्क्वायर। और जितने ये dF है सभी एक दूसरे के पैरेलल है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। आखिरकार हम वेक्टर ऐड कर रहे हैं, वेक्टर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अगर सभी पैरेलल हो। तो हमें पता है कि सभी dF पैरेलल है, इस dm का इधर, इस dm का इधर, इस dm का इधर, तो हम इसीलिए डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाए। और अब इनमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, gm dm बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन बहुत बड़ी समस्या अभी भी है, हमें एक्स स्क्वायर है तो ऊपर dx चाहिए, लेकिन ऊपर तो dm है। तो इस dm मास की वैल्यू कितनी होगी, m बाय l dx। आ गया dx, क्योंकि जब तक dx नहीं ढूंढ लेते इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अब हो गया gm m बाय l dx बाय एक्स स्क्वायर, समझ गए। gm m बाय l कॉमन लिया, dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब x चालू कहां से हुआ, a से चालू हुआ, खत्म कहां हुआ, a प्लस l पे। आया समझ में। और ये इंटीग्रेशन आया gm m बाय l इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स, लिमिट छापो, तो एक बार a छपेगी, एक बार a प्लस l छपेगी। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन 12th में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी उसमें। फिलहाल ये समझिए कि ये हमारा तारनहार है इंटीग्रेशन। कुछ समझ में नहीं आता हम इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेशन सिंपली क्या है, एक सादा वाला फॉर्मूला पता है, गंदी चीज के लिए हमें अप्लाई करना है, तो सादे गंदी चीज को सिंपल वालों में तोड़ दो, ठीक है।
जिसका आंसर पता है उसमें तोड़ दो। तो हम सीखेंगे आगे, तो ज्यादा लोड मत लेना इसका। ये बस एक एग्जांपल है ये बताने के लिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हम क्वेश्चन तो कर लेंगे लगभग सभी। क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 मास है, स्क्वायर की इस पे है, फोर्स ऑन वन ऑफ द मास, इस मास पे बाकी 3 की वजह से। सेकंड में रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स पे 6 मासेस है, कैपिटल एम सेंटर पे है, एग्जैक्टली सेंटर पे, इसी प्लेन में। पहला फोर्स ऑन एम, फिर फोर्स ऑन एम अगर मैंने ये वाला हटा दिया, और तीसरा है हटाया कुछ भी नहीं है, इसको मैंने एक्स ऊपर कर दिया। तीसरे में क्या है, हटाया एक भी नहीं, 6 के 6 मासेस है, ये बस ऊपर रख दिया, तो फोर्स आ जाएगा इस पे। ठीक है, और उसमें आप आंसर निकालने के बाद वेरीफाई करिए कि x इक्वल टू 0 के लिए आंसर ये वाला आना चाहिए, x इक्वल टू इंफिनिटी के लिए हमें पता है पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान सा, 2 प्लेनेट है, मास और रेडियस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है इनके बीच का, वो लोकेशन निकालनी है जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों की ग्रेविटी कट जाएगी, क्योंकि ये इधर पुल कर रहा है, ये उधर पुल कर रहा है। अब वो कट गई, वो इक्विलिब्रियम निकला। और सेकंड पूछा है, इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल, कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और अप्रोचेस जरूर समझिएगा। तो देखिए यहां मुझे मान लीजिए इस पे निकालना है, तो इसकी वजह से F, इसकी वजह से F, इसकी वजह से F बाय 2। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूं, मैं सबका GMM बाय आर स्क्वायर सब नहीं छापने वाला हूं, या आप ऐसे करते GMM बाय एल स्क्वायर, GMM बाय एल स्क्वायर, और इसका अट्रैक्शन GMM बाय एल रूट 2 का होल स्क्वायर, यही आता। लेकिन इतना बड़ा कौन लिखे, मैं अगर इसको F मान लूं, इसको F मान लूं, डिस्टेंस मासेस वही है, मासेस का प्रोडक्ट उतना ही है, डिस्टेंस रूट 2 गुना हो गया, तो फोर्स आधा हो जाएगा। तो ये F F F बाय 2, मतलब रिजल्टेंट F बाय रूट 2 F बाय रूट 2, इन दोनों का F रूट 2 प्लस F बाय 2, तो F नेट आएगा F रूट 2 प्लस F बाय 2। F की वैल्यू कितनी थी, GMM बाय एल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 बाय 2, और डायरेक्शन ये इस तरह। तो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों F है और ये F बाय 2 है, और रिजल्टेंट इधर आया तो इसका कंपोनेंट इसका कंपोनेंट। आपकी मर्जी, आप इसको आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका माइनस ऑफ F प्लस F बाय 2 रूट 2 आई कैप प्लस ऑफ F प्लस F बाय 2 रूट 2 जे कैप। ये आया समझ में? क्योंकि ये माइनस आई कैप है, इसका 1 अपॉन रूट 2 आई कैप में, 1 अपॉन रूट 2 जे कैप में, तो 2 जे कैप में 2 आई कैप में, ऐसे ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और अगर मैंने चारों को छोड़ दिया होता तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, सारे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते और कहां पे कोलाइड होते, सेंटर ऑफ मास इकलौता पॉइंट है जो हिलेगा नहीं इस दौरान, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। क्यों, सभी फोर्सेस इंटरनल, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, इट विल रिमेन एट सेंटर, या बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये पॉइंट तो जहां है वही रहेगा। समझ गए? सेकेंड क्वेश्चन, ये 6 मासेस हमने रखे थे रेगुलर हेक्सागन के वर्टाइसेस पे। अब देखिए कैपिटल एम सेंटर पे है, तो फोर्सेस तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री कटने ही है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री फोर्स कट गए, तो एफ नेट बना हमारा 0 पहले पार्ट का। दूसरे में हमने क्या किया, इनमें से एक गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, तो ये मिट गया। अब या तो आप बचे हुए का रिजल्टेंट निकाल लो, जो कि इसमें बहुत आसान है। क्यों, ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, बचा सिर्फ एक, और तो एफ नेट आया सिर्फ ये GMM, और ये भी एल ही है,
आखिरकार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेंटागन के लिए होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये कुछ ऐसा फिगर बनता, अब इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, पहले का आंसर अब भी 0 होगा। दिख नहीं रहा लेकिन बिकॉज ऑफ सिमेट्री कटेगा जरूर। ठीक है? सेकंड में अब हमने इसको हटा दिया, अब ये दो थोड़ी ना कट रहे हैं, ये कट नहीं रहे, तो या तो हम आई कैप जे कैप वे कैप करके करें, या फिर हमारे पास और बेहतर तरीका है, अगर ये होता तो कट जाता, इसका मतलब इन चारों का रिजल्टेंट इसके बराबर, तभी तो कट रहा है। इन चारों का रिजल्टेंट ठीक इसके बराबर है, और जब ये हट गया तो इन चारों का रिजल्टेंट उतना ही है नीचे, तो इसका आंसर भी GMM/R² नीचे। कुछ समझ में आया ये मैंने क्या कहा? क्योंकि पांचों का कट रहा है तो इन चारों का उसके अपोजिट है, ये मिसिंग है, तो इन चारों का उतना ही है जितना इसका होना था। तो हम इस अप्रोच से तो अब भी इन चारों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन एक खास बात देखिए, यहां मैंने R लिखा क्योंकि इस बार ये L और ये R अलग अलग है, क्योंकि ये एंगल हमारा 36 डिग्री है, ये 72 है, तो ये 36 डिग्री है, ये L/2 है, तो R sin 36 इज इक्वल टू L/2। तो R की वैल्यू ऐसे निकाल के छापनी पड़ेगी। पिछली बार ये बराबर हो गए थे, ये L और ये L आपस में बराबर थे, लेकिन यहां ये L और R बराबर नहीं है, और फोर्स तो हमारा सेंटर से लगना है, ये वाला यूज होना है फोर्स में, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम निकाल देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा कि रेगुलर पेंटागन में ये जुगाड़ नहीं थी कि ये कट गए थे, एक बचा था। इसमें आपको ये समझना ही पड़ेगा कि इन चारों का रिजल्टेंट अकेले उसके बराबर है, इसीलिए इन चारों का आंसर ये है। अब हमसे पूछा है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है कि अगर मैंने इसको x ऊपर लाया, ये फील तो आ रहा है, ये इधर 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 इधर, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री 6f लगेंगे, लेकिन 6f डायरेक्ट नहीं जुड़ जाएंगे, उन f का cos 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 इस तरह कंपोनेंट आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि f नेट 6f cos थीटा आएगा। अब मुझे f भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, तो थोड़ा सा 3D फिगर आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए 3D थोड़ा सा बनाते हुए आपको आना चाहिए। ये लेंथ x है, ये लेंथ l है, क्योंकि ये नहीं आया तो बहुत दिक्कत आएगी। 3D फिगर समझ में आया कैसे बनाया? थोड़ा टेढ़ा कर दिया मैंने रेगुलर हेक्सागन को, ये बनाया, ये l है, सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स के कैलकुलेशन में r यूज होगा वो ये यूज होगा। तो ये स्मॉल m, ये कैपिटल M, तो f की वैल्यू GMM बाय ये लेंथ L² प्लस x² के अंडर रूट का होल स्क्वायर। पक्का समझ गए? ये f आ गया। अब बस cos थीटा चाहिए। cos थीटा तो दिख ही रहा है, x बाय L² प्लस x² का अंडर रूट आया। और बिकॉज ऑफ सिमेट्री सभी के सिर्फ cos बचेंगे, साइन मर जाएंगे, क्योंकि साइन ऐसे बन जाएंगे और कट जाएंगे, cos सबके जुड़ गए, तो 6f cos थीटा 6GMM L² प्लस x² पे 3/2 इंटू x आया समझ में? इतना कर रहे हैं तो वेरीफाई भी करेंगे हम। x काफी बड़ा है l से, x अगर काफी बड़ा है l से तो l नेग्लेक्ट कर दूं, l नेग्लेक्ट करूं तो क्या बनेगा? 6GMM x बाय x³, x काटा x², और सही बात है सबको सेंटर पे माना और 6GMM बाय x² लगा दिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया या इक्विलिब्रियम पे, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है पहला, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है? क्योंकि हल्का सा x खिसकाओगे, छोड़ोगे, वापस आ जाएगा। समझ गए? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन की बात चल रही है, इस डायरेक्शन में स्टेबल है क्योंकि वापस अट्रैक्शन आएगा।
थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए ये समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट तो आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि एक इसकी ग्रेविटी है एक इसकी ग्रेविटी है, दोनों ग्रेविटी के बीच में जहां अटक गए वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम है। अब न्यूट्रल पॉइंट पे अगर ये x माना तो इसकी ग्रेविटी है g m रखो, इसका फोर्स इधर आएगा इसका इधर आएगा, तो g 4m m बाय एक्स स्क्वायर, और इसकी ग्रेविटी है g m m बाय 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए? तो x की वैल्यू आ गई 4r, यहां से मैंने यहां से माना तो 4r, वहां से 2r। ठीक है, कोशिश करिए इसको डायरेक्ट सोचने की। देखिएगा ये तो तय है, ये पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं, ये फील आया, ये पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं क्योंकि स्फीयर है और बाहरी आंसर आने वाला है। अब देखिएगा ये 4m है और ये m है, दोनों का आंसर हमें काटना है। अच्छे समझिएगा, मास 4 गुना है, असर काटने के लिए डिस्टेंस 2 गुना कर दूं। सोचो, अगर इसका डिस्टेंस r है और इसका 2r है तो आंसर कट जाएंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर आना। तो मास 1:4 थे तो डिस्टेंस को 1:2 कर दो, तो इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉ के हिसाब से कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें। और ये लेंथ कितनी थी 6r, तो 6r को 2:1 में बांटो तो 4r 2r। आ गया समझ में? मैंने ऐसे डायरेक्ट x = 4r लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस में जैसे ये m होता है ये 2m होता, अब न्यूट्रल पॉइंट पूछा होता, ये लेंथ l है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट ये तो तय है कि ये डिस्टेंस अगर r है तो इसको कितना होना पड़ेगा √2r। सही बात है, हम छोटे मास के ज्यादा पास आएंगे तभी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो r और √2r, तो l को 1:2 में बांट दो, तो l अपॉन √2 + 1, l इंटू √2 अपॉन √2 + 1। आया समझ में? इस लेंथ को 1:2 में बांट दिया तो ये दोनों लेंथ मिल गई। और बिल्कुल सही था कि न्यूट्रल पॉइंट यहां नहीं मिल सकता था क्योंकि यहां दोनों ही अट्रैक्टिव है, यहां दोनों ही अट्रैक्टिव है। मिलेगा तो बीच में मिलेगा और जरूर मिलेगा क्योंकि यहां ये ताकतवर है यहां ये ताकतवर है। ठीक है, तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हमें मिल गया। मतलब उस न्यूट्रल पॉइंट के यहां फोर्स इस पे ऐसा है, ये फोर्स इसके एरो समझ में आए? इस पे फोर्स लगभग 0, हम इसके पास आएंगे तो इसका असर बढ़ेगा, यहां इसके पास आएंगे इसका असर बढ़ेगा, ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब ऐसा इससे फायदा ये हुआ कि अब जरा इसको हल्का सा एक्स खिसकाइए, हल्का सा एक्स अगर इधर खिसकाया तो इसका फोर्स जीत जाएगा, तो उधर ही पुल हो जाएगा। इधर खिसकाया तो ये जीत जाएगा, इधर पुल हो जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वहां चीजें रुक नहीं सकती। हल्का सा डिस्टर्बेंस आया या तो उधर चली जाएंगी या इधर चिपक जाएंगी, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है वो अनस्टेबल। और इक्विलिब्रियम चेक करने का यही तरीका है, इक्विलिब्रियम से हल्का सा खिसकाइए, देखिए वापस आ रहा है कि भाग रहा है। तो पहला डिस्कशन हमारा हुआ ये ग्रेविटेशनल फोर्स का और हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी। स्कूल में क्वेश्चन जनरली यही आता है कि ठीक है, इन्यूमरेट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल है, कंजर्वेटिव है, लॉन्ग रेंज है, वीक फोर्स है, समझ गए? और स्फीयर के लिए हम सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं और एक्सप्रेशन gm1m2/r² है।